इम्यूनिटी। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ इम्यूनिटी में क्या होता है, ये समय समय पर जब भी आपके कोई ऑर्गन्स या टिश्यूज में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, किसी तरह का कुछ डिफॉर्मिटी आपकी वहां पर पनप रही है, तो उसको पनपने ही नहीं देगा, क्योंकि आप हीमोहिम खाने के बाद आपके जो सेल्स हैं, एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, रिएक्शन के रूप में वो उसको किल कर देंगे, खा जाएंगे, या फिर अदर डब्ल्यूबीसी और बीटा सेल्स को बताएंगे कि आप जाके उनको खत्म कर दो। तो ये टाइम टू टाइम प्रोसेस चलता रहेगा लगातार, ठीक है ना। तो ये इम्यूनिटी का इतना सा है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ इम्यूनिटी पर हम सबको काम करना चाहिए। कि आज की तारीख में मैं एक दो उदाहरण दूंगा इम्यूनिटी कितनी जरूरी है। एक उदाहरण है कि मेरे एक एसोसिएट, एटॉमी एसोसिएट्स हैं, हेयर स्टाइलिस्ट थे, सॉरी, उनकी एज 26-27 ईयर्स थी। वो एकदम नॉर्मल फिजिक उनकी थी, कोई ओबेसिटी नहीं थी, कोई उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं थी, न्यू एज के लड़का था। और वो सडनली उनको एक दिन अटैक आ गया, वो एक्सपायर कर गए। बाद में पता चला कि उनको जो कॉर्नरी आर्टरी जो है वो डैमेज हो गई, ब्लॉकेज हुआ और वो एक्सप्लोड हुई और वो कार्डियक अरेस्ट हो गया। एक बात तो आप सोच सकते हैं इम्यूनिटी कितनी जरूरी है हमारे लिए, सप्लीमेंट कितनी जरूरी है। दूसरा, हमारे बीच में डॉक्टर ओपी कटियार साहब हैं, कभी उनका आप टेस्टिमनी लीजिए। 84 ईयर्स की एज है उनकी, और वो पीएचडी हैं बॉटनिकल में, एग्रीकल्चर के वो डॉक्टर हैं। और उनका जब स्टेटमेंट आया फर्स्ट टाइम हीमोहिम लेने के बाद, तो 2 दिन जब उन्होंने हीमोहिम लिया तो बोला, सर मैं 22 साल के बाद पहली बार 5 घंटे सोया हूं। जस्ट थिंक अबाउट इट। एक ओल्ड, इतना एज देख चुके व्यक्ति, जिनको डायबिटीज भी थी, उनको एक हार्ट प्रॉब्लम भी है छोटा मोटा, तो उसकी वजह से वो उनका सारा वेट मैनेज हुआ। उनका पहले अदर जो प्रोडक्ट ले रहे थे वो बहुत वाइज कंज्यूमर है एटॉमिक प्रोडक्ट के। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना जरूरी है। तो इम्यूनिटी सप्लीमेंट से ही क्यों, सप्लीमेंट से ही क्यों इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। देखिए, जब आप भोजन कर रहे होते हैं ना, तो हमारे लीवर का इतना वर्कलोड होता है कि वो मेटाबॉलिज्म सिस्टम और लीवर उतना सिंथेसाइज ही नहीं कर पाता, न्यूट्रिशन को न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट नहीं कर पाता। अब्जॉर्प्शन रेशियो जो है लीवर का उतना नहीं है जितना आप भोजन करते हैं। अन्यथा एज पर मेडिकल साइंस तो ये है कि आपको एक बार में ज्यादा से ज्यादा आपको कितना खाना है, एक मुट्ठी भर, यानी 300 से 400 ग्राम खाना खाना है। उसमें आपका पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यू होनी चाहिए, प्रॉपर एक राशन स्केल होनी चाहिए, और आपको वो भोजन पचेगा और आपको लग जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे आपके घर में फ्रूट हो, आपने खरीद के रखे, आप बच्चों को डांटते रहते हो, कई बार आप डांटते रहते हो बच्चों को और खुद भी नहीं खाते हो। तो आपको एक्चुअली ये नहीं पता कि कितना ग्राम आपको साइट्रस फ्रूट लेना है और कितना ग्राम आपको पल्प फ्रूट लेना है। हमें नहीं पता कि ग्लूटेन के रूप में हमें कितना लेना है। एक एक्सपर्ट को तो पता है, लेकिन आप एक सोशल ह्यूमन बीइंग के तौर पर आप उतना मेंटेन नहीं कर सकते। सोशल लाइफ है ना, शादी ब्याह में जाना है, कभी फास्टिंग होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ चीट फूट खाते हैं, कुछ है। तो एक दिन कभी बात करेंगे केटोजेनिक डाइट पर कि आपकी डाइट प्रोसेस में क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे खाना है, कब खाना है, और क्या खाना है, और क्यों खाना है। ठीक है, तो ये सारे कारण होते हैं आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर आपको डेवलप होती है एक लंबे समय में माइक्रो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बोलते हैं उसको। उस माइक्रो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, उस माइक्रो प्रोटीन्स की कमियों की वजह से आपको आपकी इम्यूनिटी खराब होती है। तो सप्लीमेंट क्या करते हैं, जैसा कि इनका नाम होता है न्यूट्रिशन का, फूड सप्लीमेंट, हेल्थ न्यूट्रिशन, यानी खाद्य संपूरक। आपने जो भोजन किया उससे कितना सिंथेसाइज होके कितना न्यूट्रिशन से न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हुआ, हमारे ऑर्गन्स को क्या मिला उससे, वहां जो कमी रह ही जाएगी। और उस कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट लिए जाते हैं संपूरक के रूप में।
और ये संपूरक जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। तो ये हमारे उस कमी को जब पूरा करते हैं, उसको वहां से एरेडिकेट कर देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को, उस कमी को पूरा कर देते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है, हमारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर वो एजुकेशन पे अपनी सोसाइटी पर काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि ऑर्गन्स की अपनी एक सोसाइटी होती है जो एक दूसरे से बात करते हैं। उसके बाद ही आपके एंजाइम्स रिलीज होते हैं। जैसे आप सुबह जगे तो आंख जगते ही फिर न्यूरॉन्स को बोलती है, न्यूरॉन्स फिर पेट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को इस तरह बोलते हैं कि आप रिलीज करिए, है ना। आपने समय से नाश्ता नहीं किया जगने के पौने घंटे के अंदर अंदर, तो आपको पेप्टिक अल्सरेशन हो जाता है, क्योंकि जो वहां रिलीज हुए हैं एसिड्स, वो खाना पचाने के लिए, वहां खाना है नहीं इंटेस्टाइन में, तो क्या करेंगे, आपके जो लैक्टिक मेम्ब्रेन में वो छोटे छोटे जख्म कर देंगे। इस तरह से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और आपकी इम्यूनिटी डैमेज होती है। तो फूड सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं और उसके साथ आप अपने रूटीन्स और लाइफस्टाइल को ठीक रख रहे हैं, तो आप और अपने परिवार को, स्वजनों को अपने इस मिले हुए फायदों की वजह से उनको भी एक खुशहाली दे सकते हैं, एक स्वास्थ्य सुरक्षा दे सकते हैं। और मैम मैं यहाँ पर एक ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आए थे कि क्या एज रिस्ट्रिक्शन है फूड सप्लीमेंट को लेने के लिए, खास करके हीमोहिम, क्या और अदर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। दूसरा, इसको कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है, किस तरह से, तो इसको सुनिएगा। एक तो इसको खाली पेट लेना है, राइट, और मैंने बता दिया था आपको वाटर इनटेक सही करना है। कौन, कितनी एज, 5 साल से नीचे कोई नहीं ले सकता। अगर आपको कहीं से एडवर्टीजमेंट मिलता है, कोई बच्चे को दिखा रहा है, वो अनएथिकल है। 5 साल से नीचे बच्चे को किसी तरह के न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट की जरूरत भी नहीं। अगर उसको कुछ डिफॉर्मिटी है भी, तो भी कोई फिजिशियन या डॉक्टर नहीं बोलता है, वो उसको ऑब्जर्वेशन में रखता है और बोलता है लेट इट बी, ठीक है, इसको भोजन देते रहो, इसको ये करते रहो, आगे देखेंगे। क्योंकि 5 साल से नहीं, डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है। तो 5 साल से नीचे एज को नहीं देना है, ठीक है। दूसरा, ये फिर इसका कोई लास्ट एज नहीं है, सबको दे सकते हैं, ठीक है। इसकी एडवाइजेबल जो डोज है वो 2 की है, सुबह शाम। ये खाली पेट लेना है या बिफोर मील लेना है, यानी सुबह ब्रेकफास्ट से पहले और शाम को डिनर से पहले, ठीक है। इसको न्यूट्रासिटिकल मिक्स के साथ लेंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। अब इसको कई लोग सवाल करते हैं पानी के साथ ले सकते हैं क्या। देखिए, इसको डायरेक्ट इनटेक करना है। एटॉमी अपनी पर डे की डाइट को पैकेज करती है, क्योंकि स्टेबिलिटी पे काम करती है। पैकेजिंग इतनी सुपर है क्योंकि वो एक्टिव ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ सकती। अगर ये डिब्बा बोतल में होता खोलते तो बार बार ऑक्सीजन जाती और आपका न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती। पर डे की डाइट में पैकेज, तो इसको डायरेक्ट इनटेक करिए पानी के साथ। कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे कैंसर में होता है, कीमो आने के बाद गला सूखता है, डायरेक्ट चीजें नहीं निकल सकते। ध्यान रखिए, आपका पानी वाटर जो है आरओ वाटर हो, लेकिन वो अल्कालाइज हो। अगर आरओ वाटर से ले रहे हैं, वो डेड वाटर होता है, एसिडिक वाटर होता है, वो न्यूट्रिशन वैल्यू को खत्म कर देता है। अगर आपके पास अल्कालाइजर नहीं है, तो आप आरओ वाटर को निकाल के आधा घंटा अर्थन पॉट में रख दीजिए, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मिट्टी के प्रभाव में अल्कालाइज हो जाता है पानी। तो अब लेना कैसे, जैसे न्यूट्रासिटिकल मिक्स को बताया जाता है, थोड़ा सा 100 ml वाटर के साथ इंटेक कर सकते हैं, जो डायरेक्ट इंटेक नहीं कर सकता। हीमोहिम को भी ऐसे इंटेक कर सकते हैं। तो आपने तुरंत डाल के और उसको तुरंत उस डाइल्यूट करके पी जाइए। 100 ml से ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस पैकेट को ओपन करके नहीं रखना कि आधा अभी ले लिया, आधा बाद में ले लिया, जी मैंने तो फ्रिज में रखा था, उसका कोई वैल्यू नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज को 80% ऑफ लेडीज जो दुनिया भर में है, आजकल का लाइफ सिनेरियो और हार्ड कॉस्मेटिक यूज की वजह से उतने फंक्शनल और उतने नेचुरल इंग्रेडिएंट के नहीं कर रहे हैं। खास करके सेलिब्रिटीज में मेकअप यूज करते हैं, आजकल तो सभी करते हैं, खास करके जहाँ पढ़ा लिखा कम है, जैसे गांव देहात में, वो तो लिपस्टिक लगा के ही सो जाते हैं, है ना। तो
ऐसे केसेस में क्या होता है, टॉक्सिन्स आपके जो ओवेरी में ऊपर की सतह पर जहां पर लाइपोमास होते हैं आपके सेफ्टी के लिए, वो मेसेंट्रिक लाइपोमा में कन्वर्ट हो जाते हैं, टॉक्सिन्स इकट्ठी हो जाती हैं, और प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन बोलते हैं उसको। ज्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है और वो बहुत रिस्की होता है। ठीक है, तो प्रेग्नेंट लेडीज को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करना है जब तक कि उसका फिजिशियन को आप वो दिखा ना ले। ठीक है, उसके बाद किसी भी बीपी जिसका सूट होता है, बीपी क्यों सूट होता है, किसी ना किसी आपका जो डाइजेस्टिव या जो आपके दूसरे ऑर्गन्स हैं जो ब्लड प्यूरिफिकेशन पे काम करते हैं, जैसे किडनी है ना, इस जगह पे पैंक्रियाज, यहाँ जगह पर कोई इन्फ्लेमेशन या कुछ होने की वजह से, डायलेशन होने की वजह से आपका बीपी सूट होता है, या आपको कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, या आपके कॉर्नरी आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज वगैरह है, तो बीपी सूट होता है। बीपी सूट के केस में चाहे वो लो हो चाहे हाई, आपको नहीं देना है हीमोहिम विदाउट कंसर्न ऑफ फिजिशियन। ठीक है, किसी को एपिलेप्सी, माइग्रेन या किसी तरह का सिजोफेनियल केस है, उसको नहीं देना है। इन सभी केस को आप दे सकते हैं। इन सभी केसों पे जिनको मना किया फायदा करेगा, लेकिन कब, फिजिशियन के साथ। क्योंकि मेरा अनुभव है, आपने भी देखा होगा, आम भाषा में कोई अगर डेथ हो जाती है, सडनली उसको कुछ दिया गया है, तो आपस में ही पड़ोसी, रिश्तेदार, नातेदार बात करने लगते हैं, रिलेटिव्स, कि यार यार क्या जरूरत थी, अच्छा खासा चल रहा था, वो दिया इसलिए ये हो गया, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो इस तरह की बातें उठ जाती हैं। तो जिनकी कोमोबिडिटी वाले केस हैं, जिनको तकलीफ है, उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन के अंदर ये दीजिए। ऐसा एटॉमी भी कहती है, ऐसा हम भी कहते हैं। ठीक है, सो ये जो चीजें हैं, और इनका ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इसमें थोड़ा समय लगे, उसके लिए क्षमा चाहें। अरे नहीं सर, इट हैज एडेड अ लॉट वैल्यू। थैंक यू। मैं तो सिर्फ स्क्रीनशॉट ही बना सकती हूँ। जो चीज का वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती। दैट इज व्हाई आई रिक्वेस्टेड कि प्लीज आप इसको आगे भी कंटिन्यू करें, और नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आप प्लीज आप अपना ऐड करें, बिकॉज कुछ स्क्रीनशॉट मैंने बनाए हुए हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज, जैसा कि मैं अभी पहले कंक्लूड किया, ऑटो इम्यून डिजीज वो जहां पर आपको रिकवरी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना। आपके सेल्स दोबारा से रिकवरी नहीं करते, आप वापस से एंटी एजिंग की तरफ जाते हैं, या फिर आपकी बॉडी कोलैप्स होने लगती है। कई कारण होते हैं, जैसे डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है ना। आपने देखा होगा एक स्कूल में छोटे बच्चों को कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है शुगर, कार्ब्स। तो ब्रेन का सबसे ज्यादा एनर्जी के रूप में जो यूज होता है आमतौर पर, वो शुगर से, ग्लूकोसिल्स के द्वारा एनर्जी वहां पर पहुंचती है। तो सुबह अगर भोजन नहीं लिया, ग्लूकोज उसको नहीं बना, यानी नाश्ता नहीं किया, कार्ब्स नहीं मिले, तो वो चक्कर खा के गिर जाता है। क्योंकि ब्लड, जो ब्लड के अंदर दिमाग चलाने के लिए भी ब्लड की जरूरत होती है, और वहां पर शुगर लेवल एकदम से डाउन होता है। ब्रेन में शुगर लेवल डाउन होने की वजह से वो कोलैप्स कर जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं। तो ऐसा डायबिटिक केस में भी होता है कि आपने देखा होगा कि जिनको डायबिटीज है उनको सलाह दी जाती है कि आप एक चॉकलेट या कुछ मीठा साथ में रखें, खाएं ना, लेकिन यदि आपको स्वेटिंग होती है, आपका बीपी लो या हाई होता, तो इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो कई बार, क्योंकि ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट क्या करते हैं, शुगर को एकदम से स्केप कर देते हैं, एकदम से टोटली स्केप कर देते हैं, और उसकी वजह से ब्लड में शुगर लेवल एकदम डाउन चला जाता है। वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तो उसकी बशर्ते ये करिए कि आपका खाना पीना समय से लें, सही अंतराल से लें। उसके लिए डाइट के ऊपर एक अलग सेशन रहेगा। तो ऑटो इम्यून डिजीज जो होती हैं, जैसे कैंसर एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो लाइफस्टाइल जितनी भी डिजीज आप सुन रहे हो जहां इम्यूनिटी का कंसर्न है, जहां इम्यूनिटी बुरी तरीके से डैमेज होती है, तो वहां पर जैसे अर्थराइटिस, रेमनॉइड अर्थराइटिस, है ना, तो ये सब ऑटो इम्यून डिजीज है। ये हेरिडिटी में भी चले जाते हैं। डायबिटीज आपकी
इनहेरिटेंस जाती है, अर्थराइटिस आपको इनहेरिटेंस जाता है ना, एलोपेशिया आपको इनहेरिटेंस जाता है, मिर्गी वगैरह एपिलेप्सी जो होते हैं, एंजाइटी स्ट्रोक होते हैं, पहले तो एक व्यक्ति को होते हैं एंजाइटी स्ट्रोक, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि डायबिटीज पहले ना हुआ हो, इसी बार हुआ हो, इसी जनरेशन में, लेकिन एक बार हो गया तो वो फिर अगले वंश को जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जीन्स में एजुकेशन के रूप में वो वहां चले जाते हैं। तो ये इम्यून डिजीज है, जो ऑटो इम्यून डिजीज है, जो इम्यूनिटी से कंसर्न होके आगे बढ़ती हैं। तो इनका एक कंट्रोल करने के लिए आपको हीमोहिम बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इसको आप सही जानकारी के अनुसार, एक नॉर्मल व्यक्ति, एक नॉर्मल कुछ भी है, आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर या एक डॉक्टर के पास यदि आप जाएंगे तो लेवल मेंटेन नहीं होता, है ना, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर का लेवल एजुकेशन को हम नीचे नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने आप को डॉक्टर भी नहीं बना सकते आप ले जाके। तो क्या करना है, यदि आपने प्रोडक्ट यूज किया है, और प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, एटॉमी के प्रोडक्ट की खासियत क्या है कि आप इसको फिजिकल आप प्रेजेंट करिए। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जहां पर आप होप लेके जा रहे हो कि यदि इन लोगों से मेरा कंसर्न हो गया इस प्रोडक्ट को लेके तो मेरा बिजनेस बूम कर जाएगा, तो वहां पर आप खाली एडवोकेट या वकील की तरह कॉपी किताब लेके या लैपटॉप लेके मत जाइए, वहां पर प्रोडक्ट लेके जाइए और उनको एक सही शिष्टाचार और व्यवहार के, यानी सही शिष्टाचार व्यवहार क्या होता है, उनसे बात करिए टेलीफोनिकली या मैसेज दीजिए और उनसे टाइम लीजिए। प्रोडक्ट की कोई बात नहीं करिए, उनसे कहिए सर मेरे पास कुछ ऐसा है जिसकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्या आप अपना कीमती समय मुझे देंगे, मैं आपका उस पर रिव्यू और ओपिनियन भी चाहता हूँ, तो मुझे एक आपका समय चाहिए। जहां रिव्यू और ओपिनियन आप मांगते हो, सो उनको एक रिस्पेक्ट महसूस होता है ना, कि एक डॉक्टर को आप पूछने जा रहे हो, ये मत बताइए कि मैं आपको बताने आ रहा हूं। तो फिर वो आपको रिगार्ड देते हैं और आपको टाइम देते हैं। यदि उन्होंने आपको टाइम दे दिया तो लेवल मेंटेन हो गया, वो आपको पूरे से सुनेंगे। जब वहां पर बताएंगे तो कुछ नहीं करना है, सर मुझे ऐसा ऐसा था और मैंने एक प्रोडक्ट के उसमें आया हूं और मैंने ये कंज्यूम भी किया है और इसका लिटरेचर आप बता सकते हैं क्या ये मेरे लिए ठीक है, मुझे ये बेनिफिट हुए हैं, आगे चल के कैसा होगा और क्या मैं इसको दूसरों को सजेस्ट कर सकता हूं, और क्योंकि आप इस फील्ड में काम कर रहे हो तो आपसे अच्छा कोई जानकारी मुझे नहीं दे सकता। वैसे इसका पबमेड पर भी एंट्री है, इतना आप रेफरेंस दे सकते हो, ये एनसीबीआई में भी रजिस्टर्ड है, और आप प्रोडक्ट के साथ उनको उनका लिटरेचर छोड़ के आ जाइए, आप देखिएगा आपको 100% एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अपना बिजनेस को लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। लेकिन जहां ऑटो इम्यून डिजीज की बात है, ये 100% काम करता है, 100%, क्योंकि मैंने ही एक टेस्टिमनी के लिए मैं उनको अभी यहाँ नहीं ला सकता, शायद हमारे ग्रुप में अभी सुरेश सर होंगे, वो उपाध्यक्ष हैं, टीचर हैं पटना से। उन्होंने एक उनके ही रिलेटिव्स को, जिनको 4th स्टेज रेक्टम कैंसर, जिसको सबसे गंदा कैंसर बोलते हैं कैंसर कैटेगरी में, क्योंकि वो रास्ता ही बंद कर देता है, मल द्वार पर होता है, तो एक तो सिस्टम ही बंद हो जाता है ना, क्योंकि ग्रोथ हो जाती टिश्यूज की बहुत ज्यादा। तो 4th स्टेज में 78 ईयर्स में उनको कीमो देने से मना कर दिया था डॉक्टर्स ने, यही रोहिणी में राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल जहां मेरा रेजिडेंस है। और वो उन्होंने दोबारा 1 महीना यूज करने के बाद उनको जो टेस्ट आए, जो पैरामीटर्स आए, उनको कीमो भी दिया, कीमो लेने के तुरंत बाद वो नॉर्मली घर भी गए, नॉर्मली खा रहे हैं, उनके स्किन के टेक्सचर में भी तब्दीली आ गई जो कि कीमो की वजह से डैमेज हुआ था, और फिजिकल एंड्योरेंस, चलने फिरने में उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही। और ऐसा डॉक्टर ओपी कटियार साहब के केस में भी देखा गया, जिनको कि चलने फिरने में एज की वजह से दिक्कत थी। तो ये 100% वर्क करता है। ठीक है, तो लेकिन इसको आप सही तरीके से गाइडेंस में, यदि आप भूल जाते हैं, यदि आपको वो
चीज याद नहीं रहती है, नोट नहीं कर पाए, या करने में कुछ दिक्कत आ रही है, आप अपने मेंटर या लाइन ऑफ स्पॉन्सर की मदद ले सकते हैं जो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या इसकी जानकारी रखते हैं। तो कभी भी आप जाते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ में, अपना लाइन ऑफ स्पॉन्सर की गाइडलाइन जरूर लीजिए। थैंक यू मैम। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड। अब आप ही कंक्लूड करेंगे। नहीं मैम, आप करिए, आप बहुत बेहतर प्लीज करिए। प्लीज, कोई नहीं, प्लीज सर। Natural killer cells. According to the Fair Trade Committee, we can claim the natural killer cells will be increased. Yes. ये हमारे बॉन मैरो के अंदर होते हैं, ठीक है। ये इनकी संख्या में एक चमत्कार रूप से बढ़ाव मिलता है, यानी कि इंक्रीज होते हैं, इनहेंस हो जाते हैं ये। और नेचुरल किलर सेल्स का इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आप ऑटोमेटिकली हार्ड इम्यूनिटी में जा रहे हैं, ठीक है। हार्ड इम्यूनिटी जैसे कि ये नेचुरल किलर सेल जब डेंड्रिक सेल में कन्वर्ट करता है हीमोइम, तो होता क्या एक्चुअली मैं बताता हूँ कि आपको एंटीबायोटिक्स की वजह से जो प्रॉब्लम हुए वो खत्म हो जाते हैं। आपको लाइफस्टाइल डिजीज, क्रिटिकल डिजीज की वजह से जो आपका ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं या डायलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए कहीं, जैसे किडनी में आपको डायबिटीज की वजह से नेफ्रॉन डायलेशन शुरू हो जाता है, जिसपे डायलिसिस पे ले जाना पड़ता है, या फोकल सेगमेंटल कुछ ऐसा है किडनी में, या आपका लीवर डैमेज हो चुका है, उसमें सोराइसिस है, या फैटी लीवर हो रहा है, या आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आपको ज्यादा आपकी गलत आते हैं, या खाने का कुछ नियम नहीं है, या लिक्विड वगैरह अल्कोहल भी उसमें कारण होता है। तो कुछ भी कारण होने की वजह से आपका जो नेचुरल किलर सेल जब डेंड्रिक सेल में कन्वर्ट होता है हीमोहिम, डेंड्रिक सेल मतलब ऐसा जुनूनी और ढीठ कोशिका जिसपे उसकी अपनी एजुकेशन के अलावा वो किसी की नहीं सुनती, यानी कि कीमो अगर मिल रहा है तो कीमो देने के बाद आपके दूसरे सेल्स भी, जो अच्छे सेल्स भी डैमेज होते हैं, वो सेल डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि कीमो को ही परमिट नहीं करेगा। कीमो को उतना ही परमिट करेगा जितना कि वो जो कैंसर युक्त कोशिकाएं हैं, जो कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए। डायबिटीज की अगर आप दवाई ले रहे हैं तो उतना ही मॉर्फिन जो आपकी काम करेगी, मेटाफॉर्मिन उतना ही काम करेगी। इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रहे हैं बाहर से तो उतना ही काम करेगा जितना आपके शुगर बैलेंस के लिए जरूरी है, बाकी का काम ही नहीं करेगा। तो इसी तरीके से कोई भी आप दवाई खा रहे हैं, वैक्सीन आप लगा रहे हैं, कितने मात्रा में वैक्सीन होना चाहिए आपको, तो वो वैक्सीन सही से काम कर रही है, वैक्सीनाइज हो गए आप, उससे ज्यादा उसके जो साइड इफेक्ट्स यदि कुछ हैं वैक्सीनेशन या इंजेक्शन के, वो नहीं होने देंगे डेंड्रिक सेल। सो हीमोहिम कीमोथेरेपी के साथ इतने शानदार तरीके से काम करता है। ये आर्टिफिशियली क्लिनिकल मैनेजमेंट में डेंड्रिक सेल, डैनवैक्स थ्योरी बोलते हैं इसको, ये मेडिकली इंजेक्ट किया जाता है, जो कि काफी कॉस्टली है, लेकिन बहुत शानदार काम करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। वो काम नेचुरली हमारा हीमोहिम कर रहा है। एक ऑर्डिनरी पर्सन के रूप में यदि आप रोजाना एक हीमोहिम खाते हैं, तो हम और आप तो ऑमनी प्रेजेंट है, अलमाइटी तो है नहीं कि सारी जानकारियों की हमको ये बीमारी होने वाली है या हम कभी बीमार नहीं होंगे। लेकिन हीमोहिम यदि आप रोजाना ले रहे हैं सप्लीमेंट के रूप में, तो एक गारंटी है 100% कि आप आने वाले समय में किसी तरह की लाइफस्टाइल डिजीज से ग्रसित नहीं हो सकते, या आप लेगेसी के रूप में, संपत्ति के रूप में अपने आने वाले संतानों को, जनरेशन को बीमारी देके नहीं जा रहे हो, है ना। क्योंकि आजकल तो डायबिटीज एक ऐसे व्यक्तियों को भी हो जाती है, बच्चों को भी होती है, बड़े होकर उनकी शादी हो गई तो उनके बच्चे होंगे, उनको भी एक एज के बाद उनको डायबिटीज, क्योंकि वो जीन्स में आ चुका है। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम आपको ऐसा कुछ हुआ है या होने वाला है और आप हीमोहिम ले रहे हो, तो आप अपनी जनरेशन को तो सेव, अपने आप को तो सेव कर रहे हो, अपनी जनरेशन को सेव कर रहे हो, क्योंकि आपको कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज ट्रांसफर नहीं होने वाली जनरेशन, ठीक है मैम। तो ये नेचुरल ऑब्वियसली बहुत शानदार तरीके से बढ़ाता है, ना सिर्फ बढ़ाता है बल्कि डेंड्रिक सेल्स थ्योरी में कन्वर्ट कर दे, डेंड्रिक सेल में कन्वर्ट कर देता है, जिसको बीएमडी। अमेजिंग अमेजिंग। ना सिर्फ हम खुद को बचा रहे हैं,
हम अपनी जनरेशन्स के लिए भी एक सेफ बॉडी बना रहे हैं, जिससे कि आगे हम प्रॉब्लम को ट्रांसफर नहीं करते। अमेजिंग एक्सप्लेनेशन सर, ये आप ही जस्टिस कर सकते थे, हम नहीं कर सकते थे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। प्लीज नेक्स्ट We can क्वेश्चन। also claim that it will help increase cytokine. साइटोकाइन इम्यूनिटी का ही एक हिस्सा है। इम्प्रूवमेंट जब इम्यूनिटी में होता है तो हमारा साइटोकाइन सिस्टम इनहेंस हो जाता है। तो साइटोकाइन क्या होता है, जो हमारे साइटोसेल्स होते हैं, है ना, जब आप ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हो तो वहां पे देखते हो लिम्फोसाइट्स और आपका इस्नोफिल साइट्स। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, किसी किसी को दही खाने से जुकाम हो जाता है, किसी किसी को थोड़ा सा ठंडा फ्रिज का पानी या कुछ भी पिया जुकाम हो जाता है। एक्चुअली वो कोई बीमारी नहीं है, वो एक अच्छा सिम्टम है। क्योंकि आपका वो जब टेस्ट कराते हैं तो डॉक्टर बोलता है आपको आपका स्नोफिल बढ़ा हुआ है, स्नोफिल रेट बढ़ा हुआ है। तो वो बीमारी नहीं है, वो एक ऐसा साइटोसेल जिसका रेट इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसका काम ही यही है कि आप कुछ भी गलत खा रहे हो तो वो एक्टिवेट है ऑलरेडी, और थोड़ा सा हाइपरली एक्टिवेट है, जिसकी वजह से वो आप कुछ भी ठंडा खाते हो, कुछ भी खाते हो जिससे आपको कुछ इन्फ्लुएंजा ए एंड बी इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो आपको वहीं पर स्टॉप करता है, सिम्टम देता है कि रुक जाओ भाई, आइसक्रीम मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, है ना। तो स्नोफिल जो रेट बढ़ता है तो वो जो साइट यानी कि वो कुछ ज्यादा हाइपर है। इसी तरीके से जो सेल्स का किसका कितना काम है, लिम्फोसाइट्स का कितना है, बीटा सेल्स का कितना है ना, तो अदर सेल्स का कितना काम है, आपका टी सेल्स का कितना काम है, तो हर एक का काम जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं, उसको सुनिश्चित करता है हीमोहिम। और इसी जिम्मेदारी से, ईमानदारी से जब सेल्स अपना काम करते हैं अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो उसको बोलते हैं साइटोकाइन सिस्टम, इंप्रूव साइटोकाइन सिस्टम। तो ये साइटोकाइन सिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो उसको बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, है ना, तूफान आ जाना। ये जब होता है जब आपका बॉडी क्लर्क्स होने लगता है, या जैसे कोविड का कोई ऐसा है, आपको कोमोबिडिटी है, कुछ ऐसा हो गया, जब पेशेंट को डॉक्टर्स DIL और SIL पर डालते हैं, ठीक है, डेंजरस लिस्ट और सीरियस लिस्ट पर, तो वहां पर वो इसलिए डालते हैं क्योंकि उसका साइटोकाइन सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है, डिस्टर्ब हो गया होता है, और वो वहां पर अनियंत्रित तरीके से कोशिकाओं को बनाना शुरू कर देता है, तो उसको इंप्रूव करता है। When it first came out on the market, it was sold at approx $770 and 30 packages. हाँ, ये समय समय पर हीमोहीम अलग अलग पैकेजेस में, अलग अलग सचेत की क्वांटिटी के साथ में आता है। 4 तरह की इसमें कैटेगरी है। तो हमारे पास जो है 60 पैकेज का आता है, और यदि आपको कॉस्ट से संबंधित, है ना, एटॉमी के कॉस्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो उसको इस तरीके से मैंने ऑलरेडी उसको बता चुका हूं, शायद आप लोगों को पता होगा, और अगर मैम परमिशन करेंगे तो मैं बता दूंगा कि आप एटॉमी का कोई भी प्रोडक्ट महंगा नहीं है। पहली बार मैंने भी पहली बार जब 650 रुपए का फैब्रिक डिटर्जेंट सुना था 1 kg, तो मैं भी दंग रह गया था। लेकिन जब मैंने पूरा लिटरेचर, मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन मैं लर्न करता हूँ, क्योंकि हमें अगर पढ़ना है तो हमें KYC करना पड़ेगा। बैंक में जाते हो आप KYC करते हो, है ना, हर जगह आजकल KYC है, पेटीएम है, कुछ भी है, आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है, आपको कार्ड, KYC जरूरत है हर जगह। तो KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, क्लाइंट या कंज्यूमर, राइट। तो अगर आप कस्टमर और कंज्यूमर क्लाइंट की जरूरत को ठीक से जानते हैं और उनके बारे में पूरी डिटेल रखते हैं, आपका और उनके बीच में बड़ी सिस्टम है, तो आप ठीक से अपने बिजनेस को डील कर सकते हैं, चाहे एज ए बैंकर या एज ए बिजनेस पर्सन। उसी तरीके से KYC आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको सही नॉलेज होना चाहिए, और वो नॉलेज एटॉमी अपना डिस्क्रिप्शन में शॉपिंग मॉल में देती है। मैंने अलग से नहीं पता चला, मुझे वहीं से पता चला
कि ये 6.5 ग्राम यूज होता है, 1 kg है तो ये 200 दिन चलेगा, यानी कि मैं रोजाना एक वॉशिंग मशीन को 6.5 ग्राम फैब्रिक डिटर्जेंट के साथ रन करता हूँ, तो 3.50 रुपए पर डे की मेरे धुलाई होती कपड़ों की। जबकि मैं नॉर्मली, जब हम चाहे अदर प्रोडक्ट XYZ जो भी बोलते हो, जो आपको टीवी और मीडिया के द्वारा देखने को मिलता है, पब्लिक, वो 15 से 20 रुपए का पाउच आपको डालना पड़ता है। अगर 200 बार मशीन चलानी है तो करीब वो 3 से 6 हजार रुपए का खर्च होता है, प्रोडक्ट वाइज खर्च होता है। तो यहाँ पर तो 3.50 रुपए में आपके कपड़े सैनिटाइज होते हैं और धुल जाते हैं, तो ये महंगा कैसे हो सकता है? लेकिन ये पता जब चलेगा जब आप एटॉमी के प्रोडक्ट का शेयरिंग वाला फॉर्मूला डिफाइन करोगे, यानी हाउ टू यूज और क्वांटिटी टू यूज, ये दो चीजें आपको पता हो। इसी तरीके से हीमोहिम है। हीमोहिम महंगा नहीं है। आम जिंदगी में लाइफ स्टाइल डिजीज के ऊपर जब आप अपने हार्ड एंड मनी को खर्च करते हो, है ना, मजबूरी में जाते हो, और डॉक्टर क्योंकि उनके पास फैसिलिटेट उनको आपको करना है, कैटर करना है, तो उनको फीस लेनी पड़ती है। तो आप कितना पैसा खर्चा करते हो छोटी छोटी बीमारियों के लिए, छोटी छोटी, ऑटोइम्यून डिजीज तो छोड़ दो, आप लाइफस्टाइल डिजीज तो छोड़ दो, छोटी छोटी बीमारियों के लिए कितना खर्च करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल महंगा नहीं है, पर डे इतना खर्चा किया जा सकता है अपने ऊपर। थैंक यू सो मच सर, आई नो इट वाज अ वेरी वेरी वैल्यूबल सेशन। और ये पीपीटी प्लान हुई थी कुछ एक पैटर्न पे और बहुत ही बेहतरीन मुकाम पर पहुंची है।